नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। हमें फिक्र है आपकी में आप सभी का स्वागत है। बॉडी फंक्शन ठीक तरीके से काम करे, वेट कंट्रोल में रहे और बीमारियों से शरीर बचा रहे, इसके लिए जरूरी है मेटाबॉलिज्म का स्ट्रांग होना। लेकिन आजकल की बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल में कुछ गलत आदतें मेटाबॉलिज्म को ना सिर्फ स्लो कर देती हैं बल्कि धीरे धीरे खराब भी कर देती हैं। आज हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानेंगे, उनके जरिए समझेंगे, तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ सबसे पहले करा देते हैं, उसके बाद में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अशोक गोयल साहब हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। श्रीनिवास पांडे जी हैं, योगा फिटनेस के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं। श्रीनिवास जी, आपका बहुत स्वागत है। और शिल्पा चावला जी हैं, डाइटिशियन। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है सी राजस्थान पर। आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील, एक नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम लोग दिखाने जा रहे हैं। उस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपके जो सवाल हैं वो हमारे एक्सपर्ट सुन पाए। नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है 012071532826, और दूसरा नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है वो 012071537877। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त बैठे हुए हैं लाइव, आप इस वक्त हमसे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करेंगे, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, मेटाबॉलिज्म आज का टॉपिक है सर, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप बता दें कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है। अशोक जी। आशीष जी, पहले तो मैं जी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये टॉपिक को सिलेक्ट किया आज के डिस्कशन के लिए। और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि मेटाबॉलिज्म एक वो प्रक्रिया है शरीर के अंदर जिसके द्वारा जो भी आहार हम खाते हैं या जो भी हम सेवन करते हैं, वेदर वो खाना हो, जूस हो, फ्रूट हो, जो भी हम लोग आहार ग्रहण करते हैं, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर के अंदर, जो हमारे को डे टू डे एक्टिविटी, जो दिनचर्या काम करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस खाने से, उस खाने की जो ऊर्जा में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको बेसिकली मेटाबॉलिज्म हम लोग बोलते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपने भी शुरुआत में बताया था कि अगर ये बिगड़ जाता है, यानी कि जो तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं ऊर्जा के लिए वो नहीं मिलते हैं, तो जो दिनचर्या का काम होता है या जो भी आगे की हमें काम करने की ऊर्जा चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है और उसके जरिए शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां आने की संभावनाएं हो जाती हैं। बहुत अहम जानकारी आपने दी है। अब ऐसे में शिल्पा जी, मैं अब आपका रुख करूंगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो डाइट की भी बात करना बहुत ज़रूरी होती है कि दोनों पैरेलल चलते हैं। अब ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम किस डाइट को फॉलो कर सकते हैं मैम? ओके, सो मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी की हर पार्ट को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो पाचन शक्ति है बेसिकली वही बताती है कि हमारी एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, एटीपी कितनी जनरेट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट में हर मील में ना प्रोटीन ऐड होना बहुत जरूरी है। नियरली 15 to 18 ग्राम्स प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल इन एवरी मील। उसके साथ आप फैट भी लीजिए, फाइबर भी लीजिए, क्योंकि जितना हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, एनर्जी यूज होती है, वही हमारी नेगेटिव कैलोरी होती है, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, पर प्रोटीन, फैट एंड फाइबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, क्योंकि इंसुलिन हमारी ज्यादा होगी। प्रोटीन ज्यादा होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे हीट जनरेट होगी और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। बहुत अहम जानकारी आपने दी। श्रीनिवास जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, चूंकि आप योगा फिटनेस टीचर हैं, ट्रेनर हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मेटाबॉलिज्म की जब बात करते हैं तो योगा फिटनेस अगर इसको हम कनेक्ट करें तो इसके माध्यम से हम कितना बेहतर कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को सर, और कैसे? जी, योग के थ्रू भी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि डाइट, आहार आपका ठीक हो वो जरूरी है, आपकी एक्टिविटी जरूरी है, और साथ में आपका व्यायाम जरूरी है, क्योंकि व्यायाम हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। जो भी आप खाते हैं, आहार की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है मुंह से लेकर के जब तक कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं होता, मल त्याग तक आहार की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे में प्रॉपर हो आहार, जैसे जब आप चबाते हैं वह भी एक क्रिया ही है। आप कितनी अच्छी तरह भोजन को चबा करके उसके बाद निगलते हैं वो भी जरूरी है।
अगर आप चबा करके नहीं निकलते तो आपके मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा। आधी तो पाचन क्रिया आपके मुंह के अंदर हो जाती है, तो शुरू आपका यहीं से होता है। साथ में आपकी जैसे हीट चाहिए जी, खाना को पचाने के लिए आपको हीट चाहिए, तो ऐसे में आप जैसे कपालभाति करते हैं तो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हीट को बढ़ाता है। सूर्य वेदी प्राणायाम हुआ, वह शरीर के अंदर की हीट को बढ़ाता है, वो भी मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। वज्रासन की आसन है, उसमें जैसे खाना खाने के बाद उसमें बैठने से उसमें भी आपका मेटाबॉलिज्म बैठता है। तो ऐसे कई आसन हैं जो कि खाने के पहले या खाने के बाद करने की प्रक्रिया है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और वो जरूर करें आप लोग। ठीक, मतलब अगर आप जो खाना खाते हैं उसको आप किस तरीके से खा रहे हैं, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपने चटपट खा लिया, खड़े होकर आपने 2 मिनट के अंदर खाना खा लिया, फिनिश कर दिया। अच्छे से आपको चबा के खाना है और इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। सर, एक चीज़ और, अभी जब आपने खाने की बात की, चबा के खाने की बात की, तो इसकी बड़ी चर्चा होती है श्रीनिवास जी। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीने को लेकर बहुत सारी बातें अलग अलग कही जाती है। कोई कहता है कि खाने से पहले पानी पी लो, कोई कहता है इन बिटवीन अगर पीना है तो बहुत हल्का में पी सकते हैं, कोई कहता है खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। ये क्या है और इसको किस तरीके करना उचित रहता है, मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप दर्शकों को थोड़ा बता दें। इसमें एक तो जैसे योग में और आयुर्वेद में 3 होते हैं जी, कफ, वात, पित्त, तो उसके आधार पर भी सलाह दिया जाता है कि आपका नेचर कैसा है, कफ है, वात है, पित्त है, उसके आधार पर बेसिकली कहा जाता है। पर सामान्य तौर पर आप पानी पहले थोड़ा पी लें, ठीक है, बीच में अगर आवश्यकता पड़े तभी पिएं, अन्यथा न पिएं, और खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, तो वो बेहतर होगा। पर किसी किसी के लिए इसमें अपवाद हो सकता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए ये नॉर्मल होता है, पर किसी किसी के लिए ये अपवाद स्वरूप हो सकता है। ठीक है, कुछ कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो जो भी कॉलर्स इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं जी राजस्थान पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए जी। शायद फोन कट गया है, एक बार फिर से अगला कोई कॉलर जुड़ता है तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अशोक गोयल जी, हम लोग लगातार मेटाबॉलिज्म की बात करें, शिल्पा जी ने बताया डाइट के बारे में, सर ने बताया कि भाई किस तरीके से योग के माध्यम से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब बात मेटाबॉलिज्म की आती है तो हम बचपन सुनते आए कि भाई सबके शरीर का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। ये इसको किस तरीके से समझा जाए, कैसे अलग अलग होता है, क्या इसका जेनेटिक प्रभाव भी होता है, इसके बारे में जरा बता दीजिए अशोक जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका पूछा गया, और इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि मेटाबॉलिज्म एज टू एज भी डिफर करता है, और जैसा कि जेनेटिक मेकअप होता है, जिस तरीके से हेरिडिटरी जो चलता आता है परिवारों के अंदर, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 5 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और बड़ों के अंदर जो एडल्ट एज होती है हमारी, जिसको हम 20 से 50 साल की एज के बीच में बोलते हैं, इन लोगों का मेटाबॉलिज्म एज कम्पेयर टू बच्चे थोड़ा सा कम हो जाता है, और 50 साल के बाद में अगेन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होना चालू हो जाता है। सो आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपका रेस्ट टाइम कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है बॉडी में, इन सब के ऊपर भी आपका मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। सो मेटाबॉलिज्म ना सिर्फ कि आपकी एक्टिविटी सारा कुछ डिसाइड करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म होगा, बट जैसा कि डॉक्टर शिल्पा ने बताया था कि आपका खान पान कैसा है और मूल्य रूप से आप खान पान में क्या खा रहे हैं, वेदर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, या फिर फैट ज्यादा ले रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट अगर शरीर में बहुत ज्यादा होता है तो उससे इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, और इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो उससे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता है, क्योंकि शुगर का बॉडी के अंदर जो सेवन होता है वो कम हो जाता है। सो ये सारे जो तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर खाने को तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और उसको फर्दर हमारे ऊर्जा के लिए स्रोत बनते हैं, तो ये तत्वों का होना शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपकी दिनचर्या, आपकी एक्टिविटी, आपका खान पान बहुत एक बैलेंस नहीं है, बहुत इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, और जो इवेंचुअली आपको एक बीमारी के अंदर लेके जाती है। ठीक है, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी प्रश्न पूछिए, और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि हमें आवाज वापस आ रही है आपकी। कोई टेक्निकल एरर है, मैं चाहूंगा कि, और ये अपील है आप सभी से, जब भी आप लोग कॉल करें तो कृपया करके टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, हम आपकी बात सुन नहीं पाते हैं और टीवी की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो रिक्वेस्ट आपसे, जब भी कॉल करें तो पहली चीज़ बने रहिए, क्योंकि हमारे गेस्ट लगातार बोलते रहते हैं, साथ ही साथ में आप जो है टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम करिए। शिल्पा जी, मैं आपका रुख करूँगा, हम लोग लगातार डाइट की बात कर रहे हैं और डाइट बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो फास्ट फूड का ज़माना है और सब लोग फास्ट फूड इत्यादि ज़्यादा खाते हैं और सबको इंस्टेंटली हर चीज़ चाहिए। अब ऐसे में ये जो फूड होता है फास्ट फूड, और जो इस तरफ ज़्यादा जो आज के
करें यूथ पीढ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब ऐसे में ये कितना नुकसानदायक हो सकता है मेटाबॉलिज्म के लिए, और इसके विकल्प के तौर पर हम क्या ले सकते हैं अगर हमें कुछ झटपट खाना है तो? ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी फास्ट फूड है जनरली मैदे से बनता है, और दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जो है मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जब आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंसुलिन बढ़ेगा। पर मैं ये चाहती हूँ कि आज भी जो भी हम फास्ट फूड भी लेते हैं उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स नामक एक चीज होती है, जिससे हमारे जब हम कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में जो इंसुलिन बढ़ता है कुछ भी खाने से, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। उसको घटाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप बर्गर खा रहे हैं, अगर आप उसके अंदर चिकन की कोई टिक्की लेते हैं और साथ में कुछ सब्जियां जैसे लेट्यूस है, आइसबर्ग है, प्याज टमाटर खीरा लगा के खाते हैं, तो कुछ हद तक हम उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर सकते हैं जो कि मैदे से मिलेगा। अगर उसी तरह अगर हम ये सिर्फ एक आलू की टिक्की खाएं और सिर्फ बर्गर हो और उसमें कोई सैलेड भी नहीं हो, तो वो एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि उससे इंसुलिन तुरंत बढ़ेगा और वो फैट में कन्वर्ट होगा और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो लो होगा। साथ के साथ जैसे हम बाहर खाना खाते हैं, जैसे पिज्जा खाया, पिज्जा के साथ हमको ऑरिगैनो मिलता है, चिली फ्लेक्स मिलते हैं। ये हमारे इंडियन हर्ब्स इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तुरंत इंक्रीज होता है। पिज्जा के साथ साथ आप सब्जियां, चिकन वो जरूर डलवाएं, साथ साथ उन चिली फ्लेक्स का और उन स्पाइसेस का यूज जरूर करें, क्योंकि जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये हीट जनरेट करते हैं, और जब हमारी बॉडी उस तापमान को नीचे करने की तरफ कोशिश करती है, अगेन एक कैलोरी यूटिलाइज होती है जिसकी वजह से फैट लॉस होता है। तो हर चीज को एक नियमित मात्रा में करना जरूरी है। अगर आपने एक टाइम का मील बाहर का खा लिया है तो कोशिश करें कि आप अगला या सुबह का मील घर पे खाएं, जिसका अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो। फैट भी हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, गुड फैट होना चाहिए। ये नहीं कि आप रिफाइंड खा रहे हैं, सिर्फ तला हुआ खा रहे हैं। उसके अंदर आपके बादाम, अखरोट, सीड्स ये सब भी इंक्लूडेड होने चाहिए दिन में एक बार, चाहे वो आप सुबह उठ के पहली मील में लीजिए, चाहे आप शाम को स्नैक्स के टाइम पे लीजिए, चाहे आप कोकोनट का एक छोटा सा पीस ही ले लीजिए जिसके अंदर गुड फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के बहुत जरूरत होती है, जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। पर ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है हमारी आज की युवा पीढ़ी को कि अगर हम फास्ट फूड के इतने फैन बने रहेंगे तो आने वाला जो हमारा भविष्य है वो बहुत ज्यादा खतरनाक मतलब इन शॉर्ट में देखा जाए शिल्पा जी तो बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है, खाने में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मैम कनेक्ट हैं, अंबिका नोएडा से। अंबिका अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। जी सर, जैसे मैं पूछना चाहूँगी कि मेटाबॉलिज्म और मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोनों में मतलब मेटाबॉलिज्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कैसे अफेक्ट करता है? अशोक जी जवाब देना चाहेंगे? अंबिका जी मैं बताना चाहूँगा आपको, वैसे तो इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बट अगेन हाँ, अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आपका हाइजीन हेल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली इसके दुष्प्रभाव आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी पड़ सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए अपना हाइजीन प्रॉपर रखिए आप, और खान पीन का सिलेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरा स्ट्रेस, अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्पेशली ये जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है और ये जो ड्यूरेशन है ये बहुत बॉदरसम और ट्रबलसम हो सकती है आपके लिए। तो उस टाइम आपका दिमाग अच्छा रहना, सोच अच्छी रहना और हाइजीन, हाँ सबसे अच्छी जो मैटर करता है वो आपका हाइजीन। अगर आपका हाइजीन लेवल अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा। और कुछ ऐसे तत्व हैं शरीर के अंदर जो आप अच्छी मात्रा में लेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा अगर आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज रहती हैं तो जैसे कि उसके अंदर आपको बोला गया कि आप प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाएं जिससे आपकी मांसपेशियां अच्छी होंगी, और जो आपकी जो मांसपेशियां होती है निचले, स्पेशली जो हमारी बच्चादानी होती है और ये जो मांसपेशियां होती हैं इनके अंदर मजबूती जब आती है तो डेफिनेटली आपको जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज है वो बहुत कम होती है। बहुत अहम जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अजय बोल रहा हूँ मैं सर। जी अजय जी पूछिए सवाल। सर एक्चुअली हम सब स्टूडेंट लाइफ की जैसे मतलब सीटिंग रहता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है सर। ठीक है श्रीनिवास जी आप समझ पाए सवाल इनका? जी इनका स्टूडेंट लाइफ है तो ज़्यादातर बैठना होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। निश्चित है कि जब अगर आप अधिक देर तक बैठते हैं, सुस्त रहते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी आपका सुस्त हो जाता है। तो ऐसे में एक तो आपको डाइट पर अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी ही चीज़ें लें जो कि बहुत गरिष्ठ न हो, जो बहुत हैवी न हो कि आपको बैठने में तकलीफ हो, और वो ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो। दूसरी चीज़, आप बैठे बैठे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखेगा। ठीक है, जैसे आप बैठते हैं कुछ देर आप वज्रासन बैठ जाइए,
बैठ करके पढ़िए, उसमें वज्रासन में आप बेड पर बैठ सकते हैं वज्रासन में। और जैसे प्राणायाम करिए, डेली करिए, आप 15-20 मिनट समय निकाल करके प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप सूर्य नमस्कार करिए, 10 सूर्य नमस्कार रोज़ करिए, आपको 5 मिनट 7 मिनट टाइम लगेगा, 10 सूर्य नमस्कार रोज़ करिए, तो निश्चित है आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। और आप खाने पीने पर अवश्य ध्यान रखें। ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सवाल पूछिए अपना। अगर ये ऐसा है कि मैं चेतन बोल रहा हूँ जी चेतन, और मुझे प्रॉब्लम ये है कि उससे नींद कम आती है, और मेरे को ये दालचीनी और अदरक की जो चाय की आपने बोला है जी जी सवाल पूरा कर लीजिए आप अपना। हाँ, दालचीनी और अदरक की जो चाय की आपने बोला, इसमें दूध और चीनी यूज करना है या नहीं करना है? दूसरा, रात को मैं ये घी खाना है कि नहीं खाना, मैं ये 50 से ऊपर है। ठीक है, ओके, समझ गए हम। शिल्पा जी, मैं चाहूंगा इस पर आप बेहतर जवाब दे पाएंगी। ये पूछ रहे हैं कि जो हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दे दें शिल्पा जी। ओके, इन्होंने पहला सवाल पूछा कि एक तो इनको नींद नहीं आती है रात को जी। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, हमारी बॉडी को ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी, विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी है तो उसकी वजह से इंसोम्निया होने के कारण हो सकते हैं। दूसरा, हम कोई गलत डाइट खाते हैं, जैसे रात को हमने बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर खाई है, उसकी वजह से इंसुलिन अगर इंक्रीज है तब भी हमारी बॉडी एक रेस्टिंग मोड पे नहीं जाती, इसकी वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आती। तो पहले तो ये देखना है कि हमारा रात का डिनर एक अच्छी हाई कार्ब लाइक दलिया हो, रोटी सब्जी, दाल हो, पनीर रोटी सब्जी हो, चिकन रोटी हो, ऐसा कुछ हमने खाया है कि नहीं खाया है। सेकेंड ऑफ ऑल उन्होंने पूछा कि अदरक और जो उसकी जो चाय बनानी है उसमें हम दूध डाल सकते हैं कि नहीं। वो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको दूध से कोई प्रॉब्लम ना हो, या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट ना हो, या आपको दूध से ब्लोटिंग ना होती हो, या दिल ना घबराता हो, तो आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी है। दालचीनी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, और अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी है, हमारी दर्दों में, हमारी जो एक्स्ट्रा सूजन या वाटर रिटेंशन हो जाती है उसमें रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। लास्ट प्रश्न उन्होंने पूछा कि रात को घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। घी हमारा गुड फैट है, ये हमें तीनों मील में लेना चाहिए। कितनी मात्रा में लेना चाहिए ये आपके ब्लड पैरामीटर्स बताएंगे, आपके LDL लेवल क्या है, ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, उसी मात्रा में हमारा रोल प्ले करते हैं कि हम आपको बताते हैं कि आपको कितनी मात्रा में घी, कितने ग्राम आपके दिन में आपकी जरूरत है। पर रात को घी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नियमित मात्रा में खाना चाहिए। लाइक आप 5 टीस्पून या 6 टीस्पून या 7 टीस्पून डिपेंडिंग अपॉन हाइट, वेट और आपकी क्या बॉडी हेल्थ स्टेटस है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घी खाने से रात को नींद अच्छी आती है क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक सूदिंग इफेक्ट लाता है, मैग्नीशियम इंक्रीज करता है, मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करता है, जिससे कि नींद आती है। ठीक, अशोक जी मैं आपका रुख करूंगा। मेटाबॉलिज्म की जब बात होती है तो मैंने राह चलते लोगों को ये बातचीत करते सुना है कि फला व्यक्ति इतने साल से शराब पी रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ, और फला व्यक्ति कुछ भी नहीं पीता है, उसकी मौत हो गई, उसको कैंसर हो गया, उसको फला व्यक्ति सिगरेट पीता है, और यही चीज़ उससे भी कंपेयर की जाती है। तो क्या ये कहा जाता है, उसके पीछे तर्क भी दिया जाता है, तर्क ये दिया जाता है कि भाई इसका हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इसीलिए किसी को ज़्यादा असर करता है, किसी को कम असर करता है। इज दैट ट्रू अशोक? बिल्कुल बिल्कुल आशीष। लिवर एक्चुअली जो हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, इसका एक हम लोग बोलते हैं कि इससे जो भी तत्व, जैसे कि मैंने बताया, जो कैटालिस्ट बॉडी में बनते हैं, जो कि जो भी हम सेवन करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, उससे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं वो लीवर के थ्रू ही बनते हैं, जिसको हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। सो कई लोगों के अंदर क्या होता है कि जब लीवर खराब होता है, या फिर हेरिडिटरी जो लीवर की कमजोरियां होती हैं, या फिर उनका खान पान ऐसा होता है कि लीवर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती और वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाता, या फिर किसी कारणों की वजह से, या तो ओबेसिटी है, शरीर में मोटापा है उनको, या फिर वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं जिसका बॉडी के ऊपर टॉक्सिसिटी इफेक्ट और स्पेशली लीवर के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है, या फिर कई उनकी दिनचर्या ऐसी होती है जिससे कि लीवर उनका कमज़ोर होता है। तो उन लोगों में पाया जाता है कि ये जो तत्व बनने की क्षमता होती है लीवर की बहुत कम हो जाती है। तो जहाँ से तत्व बनते हैं, अगर वही आपका सिस्टम खराब हो जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो खाना आप खाएंगे, आहार खाएंगे, उसको पूरी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा कि कई लोगों के अंदर शराब बहुत ज्यादा पीने से भी नुकसान नहीं होता, और कई लोग अगर थोड़ी सी भी पीते हैं तो उन लोगों के अंदर नुकसान चालू होता है। उसके अंदर भी यही मैं बताना चाहूंगा कि सबका जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है। कई लोगों को नहीं सूट करती है बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना शराब को, और कई लोग काफी हद तक और कई ज्यादा मात्रा में लेते हैं, उनको भी नुकसान नहीं करता। तो ये जो शरीर के तत्व होते हैं, जो लीवर तत्व बनाता है, ये कई डिपेंड करते हैं, मतलब
मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं कि उसकी मात्रा किसी इंसान में कम है और किसी के अंदर ज़्यादा है, तो उसको सेवन करके उसको तोड़ने का काम, उसको हजम करने का काम, ये हर शरीर से शरीर डिपेंड करता है और वेरी करता है। ठीक, मतलब सबकी पाचन शक्ति अलग अलग होती है और इसको भी समझने की आवश्यकता है। किसी को कोई चीज़ बहुत ही मुश्किल से पचती, कि कोई पत्थर भी पचा ले जाता है, ऐसी बातें कही जाती है। लेकिन श्रीनिवास जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन दोनों की जब अगर बात की, दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है और मेटाबॉलिज्म कितना महत्वपूर्ण, मैं चाहूंगा इन दोनों को कंपेयर करते हो आप जवाब दें। जी, ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा रहेगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि जब पाचन क्रिया आपकी अच्छी होती है तब आपको जो तत्व शरीर के लिए आवश्यक हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो आपको मिलेंगे बॉडी में। अगर आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं रहेगा, आप कितना भी पौष्टिक आहार कीजिए, लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपको वो तत्व नहीं मिलेंगे जो कि आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, पाचन क्रिया का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में व्यायाम आपको हेल्प करते हैं कि आपके डाइजेशन, आप जो भी आहार आपने लिया, आपने अच्छा आहार लिया, उसके बाद उसको पचाए कैसे, इसके लिए आपका थोड़ा व्यायाम भी ज़रूरी है। तो आप व्यायाम करिए, आहार अच्छा लीजिए, व्यायाम अच्छा करिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित है अच्छा रहेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए बेहतर डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, आपको कुछ आसन उसमें बहुत जरूरी होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को ही फोकस करके किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कब्ज है तो आप बहुत अच्छा आहार लीजिए, आपको डाइजेस्ट, आपको निश्चित है वो तत्व नहीं मिलेगी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। तो ऐसे में कब्ज अगर बहुत है तो आप संघ प्रचलन की प्रक्रिया है योग में, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तब भी आप कोई भी आहार ले लीजिए, आपको सही से नहीं पचेगा, तो आपको कुंजल की प्रक्रिया है। पर ये सब क्रियाएं जो संघ प्रक्षालन है, कुंजल है, ये किसी योग दर्शक, योग टीचर के मार्ग निर्देशन में ही करना चाहिए। ठीक, एक कॉलर और हमारे साथ कनेक्ट है, अगर आपको मेरी आवाज़ मिली तो आप फटाक से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, समय सीमित है। सर नमस्कार जी सर, एक ये पूछ रहा था कि मेरे ट्यूरिंग का सबसे ज्यादा वर्क रहता है और मैं गाड़ी ट्रैवल ज्यादा करता हूँ और मतलब तो डाइजेशन में ये समस्या रहती है, तो इसको कैसे मेंटेन करेगा? डाइजेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। श्रीनिवास जी अगर कुछ कहना चाहें तो आप। हाँ, ये करें, ड्राइव अधिक करते हैं जी, तो दैट मीन्स कि ये बैठ के अधिक वो करते हैं, बैठने की प्रक्रिया इनकी अधिक है। तो ऐसे में भी इनको सुबह शाम तो समय मिलता ही होगा, तो सुबह थोड़ा सा योगासन करें, जैसे कि मैंने बताया सूर्य नमस्कार कर लें, और उसके बाद कपालभाति। और कपालभाति में ये ध्यान रखना होता है कि आपका अपना बीपी आपको चेक करना होता है कि कहीं अधिक तो नहीं है, तो अगर बीपी अधिक है तब न करें, अन्यथा कर सकते हैं। और एसिडिटी भी अधिक हो तब भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी अवॉइड करना चाहिए। और फिर उसके बाद सूर्यभेदी प्राणायाम होता है, जिसमें कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से इनहेल और फिर राइट से एक्सहेल, या फिर राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सहेल कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम भी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम, जो कि स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। जैसे कि ड्राइव करते हो तो आप निश्चित है कि आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा होता है, इसलिए कि कंसंट्रेशन पूरा आपका बाहर होता है, तो निश्चित है कि आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है ड्राइविंग में। ऐसा नहीं कि नहीं, भी आपको ट्रैफिक में फंसे हो तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस भी बढ़ता है तब भी आपका डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए समय निकाल के कैसे भी करें, अब इनको करना है। अगर आपको अपना पाचन क्रिया मजबूत करनी है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करना है, आप फिट लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, आपको योगा करना पड़ेगा। आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं। आप कितने कुछ भी काम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, तो आपका शरीर सबसे पहले आपका अपना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले अपने शरीर के बारे में देखना है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी बाकी चीजें कर पाएंगे, फिर चाहे आप प्लेन उड़ाते हो चाहे आप गाड़ी चलाते हो। शिल्पा जी, मैं आपका रुख करूंगा, फाइनल सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि फला व्यक्ति कितना भी खा ले उसको लगता ही नहीं है, और फला व्यक्ति कितना भी कुछ कर दे पतला होता ही नहीं है। क्या मेटाबॉलिज्म ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पे छोड़ता है? क्या इसकी वजह से ऐसा होता है? हर शरीर का अलग अलग हिसाब किताब। शिल्पा जी। बिल्कुल, डेफिनेटली जी, मेटाबॉलिज्म का बहुत ज्यादा रोल है फैट को मेटाबोलाइज करने में। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी एटीपी जनरेट करती है, जो कि सेल्स में जाती है। जब हमारी सेल्स हमारी एटीपी से रिच होते हैं तो हमें एनर्जेटिक महसूस होता है, हमारा हर काम बहुत खुशी से, बहुत एक्टिवली कर पाते हैं। सेकेंडली, अगर हम खान पान में बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बोला, प्रोटीन रिच डाइट अगर आप रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। आप हर 45 मिनट के बाद उठते हैं 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज, चाहे आप जंपिंग चाहे करें, चाहे आप 2 से 3 सूर्य नमस्कार करें, चाहे आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर नीचे आ जाएं, ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है।
आप वेट ट्रेनिंग करें, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। खाली वॉक से मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हम मसल मास बढ़ाते हैं, मसल बढ़ता है, तो हमारी कैलोरी डेफिसिट हमारी अपने आप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल बनने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। हम अपनी डाइट के अंदर बहुत सारे ये अपने जो ग्रीन चिलीज हैं, ब्लैक पेपर है, सिनेमन है, बे लीफ है, करी लीव्स हैं, ये ऐड करें। ये नेचुरल हर्ब्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। दूसरा, ठंडा पानी पिए या गर्म पानी पिए, दोनों चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। ये जो वहम है कि हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा या हम बहुत गर्म पानी पिएंगे तो ही वेट घटेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तब भी हमारी बॉडी उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए एक नेगेटिव कैलोरी यूज करती है, कैलोरी इस्तेमाल होती है, उससे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। बहुत गर्म पानी पीते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए भी कैलोरी इस्तेमाल होती है। दूसरा, जो एक फैट डाइट होती है, जो बहुत मिनिमम खाना खाते हैं लोग, वो आजकल जितने भी एप्स हैं उसको आप चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि ओके 1200 कैलोरी प्लान ले लो, पर 1200 कैलोरी प्लान आपको क्या पता कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितने स्ट्रेस से गुजर, आपका क्या काम है, वो गलत है। एक ऐप से आप जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि कम खाना खाने से बेसिकली हमारी बॉडी ये महसूस करती है, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसको ये लगता है कि हमारी बॉडी में फेमिनिन अच्छा, मतलब इन शॉर्ट में अगर देखा जाए शिपा जी तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन शॉर्ट में अगर देखा जाए मैम तो हमें स्टडी करने की बड़ी ज़रूरत है और हमको पता होना चाहिए हमारे लिए कितना कैलोरी कब क्या ज़रूरी है। फला डाइटिशियन ने आपको कुछ बता दिया या फला ट्रेनर ने जिम के आपको कुछ बता दिया, डजंट मीन कि वो आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट हो। आपको इसके बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता है। अब बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े, समय निकाला अजी राजस्थान के साथ, बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, बड़ी चीज़ ये है कि मेटाबॉलिज्म पर बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में कि है क्या। पहली चीज़ ये किस तरीके से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से जो है इसको हम बैलेंस बनाकर चल सकते हैं, इसके लिए डाइट कितनी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी है, साथ ही साथ में योगा कितना जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।